जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत स्वागत है आपका टीम निष्ठा पर। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी का, दैट इज 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बिट सिविल सर्विसेज, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए, ये पर्टिकुलर लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें इंडियन पॉलिटी पूछा जाता है, तो ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन जनरल अगर आप लॉ के स्टूडेंट हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये सेशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें अगर हम देखें तो ये जो 25 जजमेंट्स हैं, ये आपका जब भी आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो इसके बारे में आपको कहीं ना कहीं जिक्र मिलता है। और रिसेंटली अगर हम इस चैनल को ध्यान में रखते हुए बात करें, टीम निष्ठा चैनल को, तो यहाँ पर जो मैक्सिमम ऑडियंस है वो डिफेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही है। और रिसेंटली यूपीएससी में पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन लगभग कंफर्म हो गया है कि आपका जजमेंट से रिलेटेड पूछा जाता है। तो मान के चलिए कि बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आज का सेशन देखने के बाद आपका एक क्वेश्चन जो है सीधा सीधा आप जो है सॉल्व कर पाएंगे, और बहुत सिंपल जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। शुरुआत करते हैं सेशन की। मैं संदीप बंसल, एक्स असिस्टेंट कमांडेंट बीएसएफ, आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा चैनल पर। चलिए, तो सबसे पहले आप शुरुआत करते हैं। देखिए, 1950 में संविधान लागू होता है 26 जनवरी 1950 को। कुछ पार्ट संविधान का 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था, बट मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंटेड ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950, जिसको हम रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में। तो इंटरेस्टिंग ये है कि संविधान लागू हुआ, इधर से जो है सीधा सीधा उसको उसकी इंटरप्रिटेशन को लेकर भी आपकी जजमेंट्स आनी शुरू हो गई। सो पहला केस आता है आपका रोमेश थापर केस 1950 में। अब देखो, पहले केस में जो है रोमेश थापर केस में अगर हम देखें तो यहां पर फ्रीडम टू प्रोपगेट आइडियाज की बात की गई है। देखिए, यहां पर जो केस में बेसिकली जो रोमेश थापर हैं, जो कि एक लेफ्टिस्ट जर्नल को चलाते हैं, क्रॉसरोड्स, अगर हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड देखें तो इसकी सर्कुलेशन पर जो है कंट्रोल लगाया गया, बैन लगाया गया या रिस्ट्रिक्ट किया गया। अब यहां पर ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और जो है सुप्रीम कोर्ट बहुत क्लियरली ये कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो इंक्लूड करता है, एक्सप्रेशन वर्ड जो है वो इंक्लूड करता है फ्रीडम टू प्रोपगेट आइडियाज, और यहीं से फ्रीडम ऑफ प्रेस का भी कह लीजिए, जिसको हम एक इंप्लाइड फंडामेंटल राइट कहते हैं अंडर आर्टिकल 19(1)(a), उसके तहत आता है। और आर्टिकल 19(2) में जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की बात की गई है उसको भी जो है डिफाइन किया गया और कहा गया कि अगर आप जो है सरकार का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं तो वो जो है पब्लिक ऑर्डर में नहीं आता है। ठीक है, तो यहां पर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है उनको भी डिफाइन किया गया, आर्टिकल 19(1)(a) को भी डिफाइन किया गया, और ये कहा गया कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसमें अपने आइडियाज को प्रोपोगेट करना। उस समय पर प्रोपोगेट करने का मतलब मीडियम क्या था, तो दैट इज मीडिया, प्रिंट मीडिया। ठीक है, इवेंचुअली हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर की जजमेंट्स में जो आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या आज के समय पर डिजिटल या सोशल मीडिया है वो भी इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1) जो है यहां पर स्ट्रेंथन किया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट आता है ए.के. गोपालन केस 1950, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉफुल विद लीगल प्रोसीजर। यहां पर अगेन एक कम्युनिस्ट लीडर हैं ए.के. गोपालन, उनको प्रिवेंटिवली डिटेन किया गया। अब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, यहां पर कहा जाता है कि जो है ये जो है इलीगल है। ठीक है, इस तरीके से आप डिटेन नहीं कर सकते हैं। राइट टू लाइफ की बात की अंडर आर्टिकल 21, बट यहां पर सुप्रीम कोर्ट इस पर्टिकुलर जजमेंट की काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म होती है, क्योंकि इस पर्टिकुलर जजमेंट में जो आर्टिकल 21 की जो मतलब कह लीजिए इंटरप्रिटेशन की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वो काफी नैरो इंटरप्रिटेशन की गई आर्टिकल 21। सो यहां पर बेसिकली ये कहा गया कि जो राइट टू लाइफ है वो बॉडीली लाइफ तक है आपकी, वो एनिमल एग्जिस्टेंस की बात की गई है कि आप जीवित हैं, बस वहीं तक आपका राइट टू लाइफ है। अब क्योंकि आर्टिकल 21 में यह भी लिखा गया है कि प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ से ये राइट टू लाइफ रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है, तो अगर कोई कानून प्रोसीजरली
पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या कहें तो लेजिस्लेचर के द्वारा पास किया गया है और प्रोसीजर उसका ठीक है, तो आपके राइट टू लाइफ को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अब यहां पर सवाल आता है कि क्या वो कानून फेयर है या जस्ट है, रीजनेबल है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस चीज की इंटरप्रिटेशन में सुप्रीम कोर्ट नहीं किया। उन्होंने कहा कि जो कानून है वो फेयर है या नहीं है, इससे हमें कोई मतलब नहीं। अगर वो प्रोसीजरली सही है कानून, तो यहां पर आपका राइट टू लाइफ रिस्ट्रिक्ट हो सकता है। तो अगेन द आइडिया हियर इज ए.के. गोपालन केस में काफी ज्यादा नैरोली इंटरप्रेट किया गया राइट टू लाइफ को, जो कि इवेंचुअली हम देखेंगे मेनका गांधी केस में किस तरीके से आर्टिकल 21 की बहुत ब्रॉड इंटरप्रिटेशन की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और फर्दर केसेस में भी, और किस तरीके से बहुत सारे राइट्स को एक इंप्लाइड फंडामेंटल राइट्स के रूप में आर्टिकल 21 में ऐड किया गया। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है शंकरी प्रसाद केस 1951। अब यहां पर जो है देखिए, संविधान जब लागू हुआ तब यहां पर राइट टू जो प्रॉपर्टी है वो आपका फंडामेंटल राइट था अंडर आर्टिकल 19 भी 31। अब यहां पर जो है लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए संविधान में पहला संशोधन किया जाता है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1950, और जिसमें जो है 9th शेड्यूल को ऐड किया जाता है। और जो भी कानून 9th शेड्यूल में ऐड किए जाएंगे वो जुडिशियल रिव्यू के तहत नहीं आएंगे। अब यहां पर लैंड रिफॉर्म्स को इंप्लीमेंट करने के लिए 9th शेड्यूल आया और उसमें ये जो है एक्ट पास किया गया, जिसके तहत जो सरप्लस लैंड है वो एक्वायर कर लेगी सरकार। अब इसके अगेंस्ट में शंकरी प्रसाद, ठीक है, जो कह लीजिए बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स हैं, वो पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट और वो जो है इस पर्टिकुलर कह लीजिए जो अमेंडमेंट है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसको चैलेंज करते हैं, साइटिंग कि ये सीधा सीधा फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। अब यहां पर एक ये जजमेंट भी कह सकते हैं कि जो इंटरप्रिटेशन है, नैरो इंटरप्रिटेशन, यहां पर ये कहा गया, आर्टिकल 13 की बात हुई, ठीक है। आर्टिकल 13 में यह लिखा गया है कि कोई भी कानून ऐसा पास नहीं हो सकता, लॉ कोई भी ऐसा पास नहीं हो सकता जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करे। अब सवाल आता है कि आर्टिकल जो 368 है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात की गई है, क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है और लॉ जो है वो सेम है या अलग है? तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी नहीं, दोनों अलग हैं, ठीक है। लॉ अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अलग है, तो लॉ जो है पास नहीं किया जा सकता टू वायलेट द फंडामेंटल राइट, बट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया जा सकता है टू वायलेट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। नॉट टू वायलेट, आई एम रियली सॉरी, नॉट टू वायलेट, टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया जा सकता है टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। सो सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन्ड द वैलिडिटी ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑन द फंडामेंटल राइट्स अमेंडेबिलिटी। पार्लियामेंट ने रूल किया, रूल्ड पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स। आप ऐसे समझो, इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूं कि आप ऐसे याद रखना कि अभी नया नया देश आज़ाद हुआ है, सरकार कोई अच्छा काम करना चाहती है, लैंड रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी काइंड ऑफ जो है सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ठीक है, 9th शेड्यूल या जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया वो जो है सही है, वो फंडामेंटल राइट्स को जो है वो क्या कर सकता है, अमेंड कर सकता है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकता है, और अगर मान लीजिए इसको इंप्लीमेंट करते हुए वायलेशन भी हो रहा है, इट्स ओके, ठीक है। लॉ की बात की गई है, लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अलग अलग है, ठीक है जी। तो यहां पर काइंड ऑफ गवर्नमेंट को सपोर्ट है, गवर्नमेंट को गो हेड दिया गया है लैंड रिफॉर्म्स को लेकर। नेक्स्ट आता है बेरोबरी यूनियन केस, बहुत फेमस। देखो इस केस में क्या होता है कि जो ईस्ट पाकिस्तान या जो आज के प्रेजेंट टाइम में हम जिसको बांग्लादेश कहते हैं, कुछ टेरिटरीज जो हैं भारत सरकार एक्सचेंज करना चाहती है, या कहें तो अपनी जो इंडियन टेरिटरी है ऑन पेपर वो देना चाहती है ईस्ट पाकिस्तान को। अब इस केस में एक एग्रीमेंट साइन होता है, नेहरू नून एग्रीमेंट, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के कह लीजिए प्रधानमंत्री और इधर भारत के प्रधानमंत्री के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होता है। अब इसको चैलेंज किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में। अब आर्टिकल जो 3 है, आर्टिकल 3 में ये लिखा गया है कि पार्लियामेंट सिंपल मेजॉरिटी से स्टेट्स की जो बाउंड्रीज हैं उसको चेंज कर सकती है, पर यहां पर यह कहा गया कि वो विद इन द कंट्री है। स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज करना विद इन द कंट्री, दैट इज ओके, दैट इज गोइंग टू बी पास बाय द पार्लियामेंट विद सिंपल मेजॉरिटी।
बट जब आप इंटरनेशनल लेवल पर जाकर या कहें तो देश की टेरिटरी किसी दूसरे देश को दे रहे हैं तो वो जो है सिंपल मेजॉरिटी से पास नहीं होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। सुप्रीम कोर्ट केस ऑन पार्लियामेंट अटेम्प्ट टू ट्रांसफर बेरुबरी टेरिटरी टू पाकिस्तान, कोर्ट डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ आर्टिकल 3 रूलिंग पार्लियामेंट कुड नॉट यूज इट फॉर नेहरू नून एग्रीमेंट। ये कहा गया रिजल्टेड इन पासिंग ऑफ 9th अमेंडमेंट एक्ट टू इन्फोर्स द एग्रीमेंट। 9th अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया इस एग्रीमेंट को कंप्लीट करने के लिए। स्पेशल मेजॉरिटी से ये पास होगा क्योंकि इसमें आप अपनी टेरिटरी किसी दूसरे देश को दे रहे हैं। ये आर्टिकल 3 के तहत नहीं आ रहा कि इसमें आप सिंपली जो कह लीजिए स्टेट की टेरिटरी को मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, सो दैट डज नॉट कम अंडर आर्टिकल 3। नेक्स्ट आता है आपका गोलखनाथ केस 1967। अब ये जो केस है, जो शंकरी प्रसाद में जो जजमेंट थी उसको बिल्कुल रिवर्स कर देता है। ठीक है, शंकरी प्रसाद में हमने क्या कहा था कि आर्टिकल 13 और आर्टिकल जो 368 में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलग अलग हैं। ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। यहां पर क्या कहता है, बिल्कुल नहीं अमेंड किया जा सकता। ठीक है जी, सो केस क्वेश्चन। अब इसमें बेसिकली क्या होता है, गोलखनाथ जो है, गोलखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। सो गोलखनाथ जो है कह लीजिए लैंडलॉर्ड फैमिली है इन द पंजाब, वो अगेन चैलेंज करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को, जो कि आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है जो हमने अभी डिस्कस किया शंकरी प्रसाद केस में, जो 9th शेड्यूल वाला कंसेप्ट है। ठीक है, तो केस क्वेश्चन वेदर अमेंडमेंट्स क्वालिफाई एज लॉज एंड इफ फंडामेंटल राइट्स आर अमेंडेबल। क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट रूल्ड फंडामेंटल राइट्स आर नॉट बाउंड बाय द पार्लियामेंट रिस्ट्रिक्शंस इन आर्टिकल 13। ठीक है, यहां पर ये सीधा सीधा कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स की एक ट्रांसीडेंटल पोजीशन है, फंडामेंटल राइट्स को छू भी नहीं सकते आप। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं कैन नॉट बी अमेंडेड। तो यहां पर मतलब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट पोजीशन होगी। शंकरी प्रसाद केस में कि हाँ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर क्या बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल दोनों एक्सट्रीम जजमेंट आ गई। अब इसका एक मिडल पाथ कहां पे आएगा, केशवानंद भारती केस में। तो ये 3 जजमेंट आपको सीक्वेंस में समझनी है, शंकरी प्रसाद, गोलखनाथ और फिर उसके बाद आपका आ गया केशवानंद भारती केस। ठीक है जी, सो स्टेट्स अमेंडिंग फंडामेंटल राइट्स वुड नेसेसिटेट अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आर्टिकल 368 आउटलाइन करता है अमेंडमेंट प्रोसीजर को, बट पार्लियामेंट को पावर नहीं देता टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी इंटरेस्टिंग है कि 368 में जब पूछा गया कि फिर जो अमेंडमेंट की बात है वो आप फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं कर सकते, तो आर्टिकल 368 में तो अमेंडमेंट की बात लिखी गई है। वो कह रहे अमेंडमेंट का प्रोसीजर दिया गया है, पावर नहीं दी गई। ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग था, इसको लेकर भी काफी क्रिटिसिज्म हुआ कि जब प्रोसीजर दिया गया है तो ऑब्वियसली इसका मतलब पावर भी दी गई है। ठीक है जी, नेक्स्ट आता है केशवानंद भारती केस 1973। केशवानंद जो हैं केरल में एक अदनीर मठ है, उसके कह लीजिए हेड हैं, और वो जो है उनकी ज़मीन को भी, मठ की ज़मीन को भी जो है वहाँ की राज्य सरकार एक्वायर करती है। अगेन द सेम थिंग, जो बहुत सारे केसेस ये सारे के सारे राइट टू प्रॉपर्टी से ही कहीं ना कहीं मिले जुड़े हुए हैं। अब यहाँ ये जजमेंट को आप ये कह सकते हैं कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जजमेंट। ठीक है, केशवानंद भारती केस, मतलब इस केस की जजमेंट की जो तारीख है वो भी इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक मतलब कह लो कि वाटरशेड मूवमेंट माना जाता है। 24 अप्रैल 1973। ठीक है, 24 अप्रैल 1973 से पहले और उसके बाद की कहानी में बहुत कुछ है, मतलब नॉट जस्ट जुडिशियल सिस्टम में, उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट है उसको लेकर बहुत सारी चीजें हुई, वो भी मैं बताऊंगा आपको। देखो सबसे पहले यहां पर क्या हुआ कि इसको लेकर जो है कह लीजिए कोर्ट में केस जाता है। अब फाइनली सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, जो शंकरी प्रसाद केस और गोलखनाथ केस का मिडल पाथ लेता है। अब वो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो जो शंकरी प्रसाद केस में है, अब यहां पर क्या है कि जी बिल्कुल नहीं किया जा सकता, वो कह रहा है किया जा सकता है प्रोवाइडेड कंडीशंस अप्लाई। ठीक है, कंडीशंस क्या अप्लाई है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते। अब ये सवाल आता है कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, कहीं पर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में, कहीं पर मेंशन नहीं है, जुडिशियल इनोवेशन इसको माना जाता है, और इसको डिफाइन किया गया बहुत सारी जजमेंट्स में। 13 जजेस इसमें बैठे थे सुप्रीम कोर्ट के, और जो इसकी जजमेंट आई है वो 7-6 में आई है। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये अपने आप में। ठीक है, सो
While Parliament can amend any part of the Constitution, including fundamental rights, it cannot abrogate the basic structure. जिसमें आप कह सकते हैं रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, जुडिशियल रिव्यू है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये सारी फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सारी जो चीज़ें हैं ये किस में आती हैं आपकी, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलर कैरेक्टर है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें जो हैं आपका आती हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। प्रिंसिपल अलाउज जुडिशरी टू इनवैलिडेट अमेंडमेंट्स, कोई भी अमेंडमेंट जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेगी उसको जो है कोर्ट क्या कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकती है, असंवैधानिक जो है डिक्लेयर कर सकती है। नेक्स्ट आता है हेबियस कॉर्पस केस 1976, जिसको जो है एडीएम जबलपुर केस भी कहा जाता है। ठीक है, एडीएम जबलपुर वर्सेस शुक्ला केस भी कहा जाता है। अब ये इसका कंटेक्स्ट आपको समझना पड़ेगा। 1976, 1975 में क्या है, इमरजेंसी लग गई। 25 जून 1975 को फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति हैं, इंदिरा गांधी जो है उनके पास जाती हैं और सुबह अनाउंसमेंट होती है कि देश में इमरजेंसी लग गई है बेस्ड ऑन द इंटरनल डिस्टर्बेंस। ओके, अब क्या होता है कि जो राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है जी, जो आपके कह लीजिए रिट्स हैं वो सस्पेंड हो चुकी हैं। अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट वाइडली क्रिटिसाइज्ड, फेवर्ड द स्टेट ओवर इंडिविजुअल फ्रीडम। जब कोर्ट के पास जाया गया तो कोर्ट ने कहा कि जी इमरजेंसी लगी हुई है, आप कोर्ट के पास नहीं आ सकते हैं, ठीक है, हम आपके राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि संविधान ऐसा कहता है। इस चीज को जो है बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। सिर्फ एक कह लीजिए जज थे, जस्टिस एच.आर. खन्ना, 5 जजेस की बेंच बैठी थी, सिर्फ जस्टिस एच.आर. खन्ना थे जिन्होंने जो है इस जजमेंट के खिलाफ, या कहें तो उन्होंने कहा कि इमरजेंसी हो बट राइट टू लाइफ, ठीक है, और राइट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, वो जो है मेंटेन रहना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे जो है अमेंडमेंट किया गया फ्यूचर में चलकर, और आर्टिकल 20 और 21 इवन इन द इमरजेंसी, आर्टिकल 20 और 21 जो है वो सस्पेंड नहीं हो सकता है, मतलब इमरजेंसी के दौरान भी ये आपका राइट आपके पास रहेगा। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट रही उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया क्योंकि उस पर उन्होंने सरकार को फेवर किया ओवर द इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक है जी, अब इन दोनों जजमेंट में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जब केशवानंद भारती की जजमेंट आई, इसके बाद, ठीक है, इसके तुरंत बाद जो है जस्टिस ए.एन. रे, जो कि सीनियरिटी में चौथे नंबर पे थे, उनको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है, सुपरसीडिंग द 3 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस। जनरली ये कहीं लिखा नहीं गया है इससे पहले, मतलब 1973 तक, उसके बाद तो खैर फर्स्ट जजेस के, सेकंड जजेस केस और थर्ड जजेस केस आया जिसमें मैंडेटरी कर दिया गया कि सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज ही सीजीआई बनेंगे। बट अभी तक कुछ ऐसा कहीं लिखा नहीं गया था। अभी तक बेसिकली कन्वेंशन थी कि जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज होंगे वही जो है क्या बनाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनाए जाएंगे, या कह लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाए जाएंगे। तो जस्टिस ए.एन. रे को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया गया 3 सुप्रीम कोर्ट सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस को सुपरसीड करते हुए। तीनों ने प्रोटेस्ट में रिजाइन कर दिया। अच्छा, अब ये हो गया केस 1973। अब इसके बाद जस्टिस एच.आर. खन्ना जिन्होंने खिलाफ में जजमेंट दी, ये सीनियर मोस्ट थे, ठीक है। इस जजमेंट के बाद जब सीजीआई थे जो वो रिटायर हुए, तो जस्टिस एच.आर. खन्ना सीनियर मोस्ट थे, वो उनको सुपरसीड करके जस्टिस एम.यू. बेग, ठीक है, जस्टिस एम.यू. बेग को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। इसके प्रोटेस्ट में भी जस्टिस एच.आर. खन्ना जो हैं वो चीफ जो है जस्टिस एच.आर. खन्ना जो है रेजिग्नेशन देते हैं और वो सीजीआई नहीं बन पाते हैं डिस्पाइट बीइंग द सीनियर मोस्ट जज। ठीक है जी, अब ये जस्टिस एच.आर. खन्ना के भतीजे जस्टिस संजीव खन्ना इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये सेशन जुलाई 2024 में, तो नवंबर 2024 में जब इंकम्बेंट सीजीआई जस्टिस चंद्रचूड़ रिटायर होंगे तो जस्टिस संजीव खन्ना ही सीजीआई बनने वाले हैं, वो उनके भतीजे हैं। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग है ये भी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका इंदिरा गांधी
वर्सेस राज नारायण केस। ओके सॉरी, ये आपका पहले आना चाहिए था 75 वाला। ओके, सुप्रीम कोर्ट अप्लाइड बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी टू स्ट्राइक डाउन क्लॉज 4 ऑफ आर्टिकल 329A। देखो इसमें बेसिकली क्या हुआ था कि जो राज नारायण थे, जो कि रायबरेली कंस्टिट्यूएंसी से इंदिरा गांधी के खिलाफ खड़े हुए थे, उन्होंने केस फाइल किया इलाहाबाद हाई कोर्ट में और ये कहा कि यहां पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का वायलेशन हुआ है, क्योंकि पब्लिक मशीनरी को यूज किया गया इलेक्शंस में। अब ये केस चलता है 1975 में, जो है इसकी जजमेंट आती है और जिसमें ये कहा जाता है कि जी हाँ, जो है इसमें वायलेशन हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट्स का, और सीधा सीधा जो है इनके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब अब वो अपनी सीट खो चुकी हैं। अब इस केस में क्या होगा कि वो प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगी। सो रूल्ड इट एक्सीडेड पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर बाय अंडरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशंस फंडामेंटल फीचर। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट जाता है। सुप्रीम कोर्ट जो है टेम्परेरी, मतलब इनके कह लीजिए इस पर स्टे लगाता है, ठीक है। उसके बाद तो इमरजेंसी ही लग जाती है इमीडिएटली, ठीक है, 25 जून को। तो वो वाला कंसेप्ट ही खत्म हो गया। इमरजेंसी हटने के बाद मार्च 1977 में फिर इलेक्शन होते हैं और कांग्रेस की हार होती है। जनता पार्टी पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर में बनती है। द स्टोरी गोज लाइक दिस। अब मैं यहाँ पर वापिस आ रहा हूँ, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि पार्लियामेंट्स अमेंडिंग पावर जो है वो अंडरमाइन नहीं कर सकती कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल फीचर्स। अगेन बेसिक स्ट्रक्चर की दोबारा से बात की गई कि यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर्स को जो 24 अप्रैल 1973 को जो जजमेंट का दिन है, ठीक है, केशवानंद भारती केस, उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर आ चुका है, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट आता है मेनका गांधी केस 1978। 1977 में सरकार, तो थोड़ा पॉलिटिक्स को भी समझना इंपॉर्टेंट है कि उस समय पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, ठीक है। 1977 में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन जाते हैं और पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, या कह लीजिए पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनती है। मेनका गांधी जो कि डॉटर इन लॉ है किसकी, इंदिरा गांधी की, ठीक है, जर्नलिस्ट भी हैं और एक जो है साथ साथ में डॉटर इन लॉ भी हैं। अब इनका जो पासपोर्ट है वो जब्त कर लिया जाता है। पासपोर्ट एक्ट था 1967 के तहत, और अब ये जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है केस, और उसके बाद जो है ये कहा जाता है राइट टू लाइफ पे यहाँ पर डिस्कशन होती है। अब जो राइट टू लाइफ हमने डिस्कस किया इनिशियली 1950 की जजमेंट में, ठीक है, अब उसको बहुत वाइडली इंटरप्रेट किया गया। ये कहा गया कि राइट टू गो अब्रॉड ऑल्सो, ठीक है, ये भी आपका आर्टिकल 21 के तहत आता है। राइट टू लाइफ के तहत आता है। और राइट टू लाइफ की जब हम बात करते हैं तो राइट टू डिग्निफाइड लाइफ की बात करते हैं, ठीक है। और इसमें यह भी कहा गया कि जो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ है अंडर आर्टिकल 21, वो जो है फेयर और जस्ट होना चाहिए, वो अनफेयर लॉ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो इट इज अ पार्ट ऑफ द पर्सनल लिबर्टी। सो रूल दैट अ लॉ रिस्ट्रिक्टिंग पर्सनल लिबर्टी मस्ट बी जस्ट, फेयर एंड रीजनेबल, नॉट जस्ट एग्जिस्टिंग एज इनेबलिंग लॉ। मतलब ऐसा नहीं कि प्रोसीजर फुलफिल किया है तो वो ओके है। यहां पर कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है, जिसमें इंटेंशन देखी जाएगी, यहां पर इंटेंट देखी जाएगी लॉ की, वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है मिनर्वा मिल्स केस 1980, केस रीइंफोर्स बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन। अब दोबारा से जो है 1980 में सरकार बनती है इंदिरा गांधी की, और उसके बाद जो है क्या होता है कि एक आपका मिनर्वा मिल्स है, ठीक है, सिख टेक्सटाइल्स है, मिल है कर्नाटका में, उसको नेशनलाइज किया जाता है। अब ये नेशनलाइजेशन का प्रोसेस 1969 से चल रहा है, बीच में 3 साल के लिए सरकार बदलती है, बट फिर दोबारा से जो है उसको रिन्यू किया जाता है। अब यहाँ पर अगेन इसको चैलेंज किया जाता है। अब इस बीच में क्या होता है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिस 46 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 यहां पर आप देख सकते हैं पास होती है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, जो कि पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया जाता है, बेसिकली डीपीएसपी क्या है, कलेक्टिव राइट्स है, कम्युनिटी राइट्स है, देश में गरीबी खत्म करनी है, रोजगार लाना है, तो उस केस में अगर किसी व्यक्ति का इंडिविजुअल फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो वो किया जा सकता है। अब कहीं ना कहीं एक कह लीजिए सुप्रीमेसी दी गई डीपीएसपी को ओवर द फंडामेंटल राइट्स, और इस केस में आप कोर्ट नहीं जा सकते, जुडिशियल रिव्यू के बाहर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी बिल्कुल नहीं, ठीक है,
judicial review is a part and parcel of the basic structure of the constitution. After 24th April 1973 you cannot take away judicial review. ठीक है जी. सो डिक्लेयर चेंजेस वायलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी ओवर द पार्लियामेंट. ठीक है, तो यहां पर अगेन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि आप जो है जो जुडिशियल रिव्यू की पावर आप ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप देखो उन्होंने कहा कि बैलेंस है, बेसिकली डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स का बैलेंस होना चाहिए, पर आप जो ये पावर टेक अवे ले रहे हैं, मतलब पावर वापस ले रहे हैं जुडिशियल रिव्यू की सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, ये नहीं ले सकते. नेक्स्ट आता है वमन राव केस. सुप्रीम कोर्ट अगेन रीअफर्म द बेसिक स्ट्रक्चर. ठीक है, तो ये कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद, 1973 के बाद, केशव भारती जजमेंट के बाद जो है आपका बेसिक स्ट्रक्चर लागू है. यहां पर 9th शेड्यूल की बात की गई थी. ठीक है, कि जो 9th शेड्यूल में लॉज हैं वो रेट्रोस्पेक्टिवली चेक किए जाए, मतलब क्या कुछ लॉज जो उसमें ऐड किए गए हैं वो लागू हैं या नहीं. क्या 9th शेड्यूल जो कहा गया है जुडिशियल रिव्यू से बाहर है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए ऐसा है, 9th शेड्यूल जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है, स्पेशली आफ्टर 24 अप्रैल 1973. हाँ, उससे पहले जो लॉज ऐड किए गए हैं उसमें वो रहेंगे उसमें 9th शेड्यूल में. ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं, बट उसके बाद अगर कोई कानून 9th शेड्यूल में ऐड किया जाता है और ये कहा जाता है कि वो जुडिशियल रिव्यू से बाहर है, ऐसा नहीं है. ठीक है, उस कानून को जो है सुप्रीम कोर्ट देख सकती है. अगर वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता है तो इवन जो कानून 9th शेड्यूल में ऐड किया गया है आफ्टर 24 अप्रैल 1973 उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है. बहुत इंपॉर्टेंट. ओके, नेक्स्ट आता है शाहबानो बेगम केस 1985. आप ये कह सकते हैं कि जैसे मैंने आपको केशवनंदा भारती केस कहा, ये पर्टिकुलर केस भी एक वाटरशेड मूवमेंट है इंडियन पॉलिटिक्स में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में, इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री में, क्योंकि इसके बाद जो पॉलिटिक्स जो है वो आपकी बिल्कुल बदल जाती है. उसके भी मैं आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट दूंगा, बट यहाँ पर केस क्या है पहले तो ये समझते हैं. देखो शाहबानो जो हैं 43 ईयर्स ऑफ मैरिज के बाद 62 ईयर्स ऑफ एज में इनके पति जो हैं इनको तलाक देते हैं. ठीक है जी. अब मुस्लिम लॉ के तहत तलाक के बाद जो है जो इद्दत पीरियड होता है 90 डेज का, उसमें इनको मेंटेनेंस मिलना है. तो ये जो है मेंटेनेंस इनको वो दिया जाता है, वो अमाउंट दिया जाता है. उसके बाद का मेंटेनेंस का कोई कंसेप्ट नहीं है. अब यहां पर एक आपका सेक्शन 125 आता है सीआरपीसी का, जिसमें महिलाओं को मेंटेनेंस मिलता है फ्रॉम देयर हस्बैंड्स. अब ये जो है केस कोर्ट में जाता है. अब सवाल आता है कि दो चीजें हैं आपकी, एक तरफ सीआरपीसी है, ठीक है, सेक्शन 125 है जो जेंडर न्यूट्रल है, रिलीजन न्यूट्रल है, मतलब ठीक है, जेंडर न्यूट्रल तो नहीं, रिलीजन न्यूट्रल है, मतलब कोई भी महिला को मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं. एक दूसरी तरफ क्या है, दूसरी तरफ आपका रिलीजियस लॉज हैं, या कहें तो आर्टिकल 25 to 28 जो है संविधान में, जो कह लीजिए आपके रिलीजियस राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उसका वायलेशन है. अब यहां पर मुस्लिम लॉ में कहा गया कि मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, तो वो उसका वायलेशन हो गया. तो कहां पर बैलेंस बिठाया जाए, जो एक कह लीजिए क्रिमिनल लॉ है और दूसरी तरफ जो है आपका जो मतलब एक प्रोसीजर लॉ है और एक तरफ आपका मुस्लिम लॉ है. अब यहां पर कह लीजिए बहुत ज़्यादा इस पर पॉलिटिक्स होती है. फाइनली सुप्रीम कोर्ट जो है शाहबानो जो है उनके फेवर में जजमेंट देती है. ठीक है, और ये कहती है कि ये उनका अधिकार है, एक महिला को जो है उनका मेंटेनेंस मिलना चाहिए. ठीक है, अफर्म द एलिमनी राइट फॉर द मुस्लिम वुमेन अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल सिविल प्रोसीजर. ट्रिगर्ड पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी. ठीक है जी. अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो है बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है. सरकार 1984 में सरकार बनी थी, 400 से ज़्यादा एमपी थे और इतनी मेजॉरिटी की सरकार आज तक भारत में नहीं बनी है. उसके बावजूद जो है सरकार कहीं ना कहीं अपने कह लीजिए झुकती है और फाइनली एक कानून पास किया जाता है, मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन डिवोर्स एक्ट 1986. अब इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसको थोड़ा डाइल्यूट किया जाता है. डाइल्यूट कैसे किया जाता है, बेसिकली उसमें ये कहा जाता है कि ये सिर्फ हस्बैंड की जिम्मेदारी नहीं है मेंटेनेंस देना, उसके अलावा जो है रिलेटिव्स हैं, वाकफ है, उसकी भी जिम्मेदारी है. ठीक है, एक्ट लिमिटेड दैट एलिमनी टू इद्दत पीरियड अलाइनिंग विद द मुस्लिम पर्सनल लॉ. और जो है कहीं ना कहीं जो कह लीजिए एलिमनी है, जो मेंटेनेंस है, वो सिर्फ इद्दत पीरियड तक
रखी जाती है। अब यहाँ पर कह लीजिए एक सीधा सीधा ये आरोप लगाया जाता है कि सरकार जो है एक कह लीजिए एक इस तरीके का एक्ट पास कर रही है टू अपीज द माइनॉरिटी। अब इसके बाद अब ये कहानी भी है, मतलब ये मैं एक्स्ट्रा कह लीजिए ऐड कर रहा हूँ, नॉट रिलेटेड टू दिस, बट इसके बाद पॉलिटिक्स में क्या होता है, इसमें ये होता है कि ये कहा जाता है कि इसी जजमेंट में एक चार्ज एटमॉस्फेयर होता है इंडिया में। हिंदूज को कहीं ना कहीं एक कह लीजिए खुश करने के लिए राम मंदिर, अयोध्या में राम मंदिर के गेट खोले जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है उसके बाद एक और इशू जो है रेज होता है एंड इट स्टार्टेड स्पायरलिंग अप, और उसके बाद हम जो है राम मंदिर मूवमेंट देखते हैं 90s। दैट द होल सिनेरियो, मतलब यहाँ पर ये पर्टिकुलर, अब देखो ऐसा नहीं है कि इससे पहले, ये भी इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले, क्योंकि 1985 है, 47 से 85 तक क्या कोई मुस्लिम महिला को मेंटेनेंस का केस सुप्रीम कोर्ट नहीं गया या कोर्ट नहीं गया है, ठीक है, और उसमें महिला को मेंटेनेंस भी मिली है, ठीक है, ऐसा नहीं है। बट आइडिया ये हुआ, या मतलब कह लीजिए इसमें अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ज़्यादा पॉलिटिसाइज हुआ, ठीक है, ये इतना पॉलिटिसाइज हुआ कि आज भी इस जजमेंट को कोट किया जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक पॉलिटिक्स थी शाह बानो बेगम से पहले की और उसके बाद की पॉलिटिक्स में बहुत बदलाव आया। चलिए आगे चलते हैं, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल कंटेक्स्ट इसलिए दे रहा हूं ताकि चीज़ों को आप समझ सकें और याद कर पाएं, ठीक है। जनरली होता क्या है कि पेपर में बहुत सारी चीज़ें हमें याद नहीं आ पाती कि किससे रिलेटेड था, ठीक है। चलिए, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986। सो केस एड्रेस द आर्टिकल 32 स्कोप, एब्सोल्यूट लायबिलिटी प्रिंसिपल एंड कंपनसेशन। देखो यहाँ पर बात आती है गंगा नदी के साफ सफाई की। देखो 70s का एक दौर था जिसमें बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल राइट्स की बात चल रही थी एट द ग्लोबल लेवल एंड ऑब्वियसली इन द इंडिया ऑल्सो। इसी समय में 1970s में एयर पॉल्यूशन कंट्रोल एक्ट आता है, वाटर पॉल्यूशन को लेकर आता है। 1986 में इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आता है। 1972 में जो है वाइल्ड लाइफ एक्ट आता है। तो बहुत सारे इन्वायरमेंटल लॉज जो हैं 70s और 80s में आते हैं। अब इसमें जो है एमसी मेहता, जो कि एक बहुत फेमस वकील भी हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, अब वो जाते हैं, ठीक है जी, कोर्ट में कि जो गंगा नदी की सफाई की बात हो रही है, तो जो कंपनीज, जो इंडस्ट्रियल हाउसेस यहाँ पर इंडस्ट्रियल सीवेज को डाल रहे हैं, वो उनकी सीधा सीधा एब्सोल्यूट लायबिलिटी बनती है, उन पर जो है ये इन्वायरमेंटल कॉस्ट लगनी चाहिए। तो ये इन्वायरमेंटल लॉस को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल उनकी जो पूरी की पूरी तरीके से लायबिलिटी है और उनको जो है ये पे करना चाहिए, क्योंकि अगर पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल आता है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, कि जो पॉल्यूट करेगा वो पैसा देगा, ठीक है। सो आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड आर्टिकल 32 इंक्लूड्स रेमीडियल एक्शन नॉट जस्ट प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। तो ये कि आर्टिकल 32 जो है रेमीडियल एक्शंस भी रखता है और एब्सोल्यूट लायबिलिटी को एस्टेब्लिश किया फॉर हजार्डियस इंडस्ट्रीज, एम्फेसाइज्ड कंपनसेशन शुड डेटर स्केल्ड टू इंडस्ट्रियल कैपेसिटी, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द इंडस्ट्रियल कैपेसिटी जो है कंपनसेशन होना पड़ेगा। आप कंपनसेशन को लिमिट नहीं कर सकते कि मैक्सिमम कंपनसेशन इतना ही होगा। ये कंपनसेशन इस तरीके से होना चाहिए कि जो फ्यूचर की जो इंडस्ट्रीज है, पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, उनको एक डेटरेंस हो, उनको एक कहीं ना कहीं लगे कि हमें, अगर हमें कोर्ट में गए तो हम पे बहुत भारी जुर्माना लग सकता है। नेक्स्ट आता है इंदिरा साहनी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। अगेन वेरी वेरी कह लीजिए कंट्रोवर्शियल। अब 1979 में मंडल कमीशन बिठाया जाता है। मंडल कमीशन जो है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन की बात करता है इन द जॉब्स, इन द एडमिशन टू द कह लीजिए कॉलेजेस। अब यहाँ पर जो है ये कह लीजिए रिपोर्ट काफ़ी समय तक ठंडे बस्ते में रहती है। फिर जो है वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1989 में, ठीक है। दोबारा से जो है इसको मंडल कमीशन को लागू करने की बात की जाती है। ये जो है केस सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो आर्टिकल 16(4) है, सब क्लॉज 4 है रिगार्डिंग जॉब रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस,
इसको अपहेल्ड करता है और ये कहता है कि जो मतलब 27% रिजर्वेशन की बात की गई है फॉर द ओबीसीज वो ठीक है, बट यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगाता है, जैसे क्रीमी लेयर का कंसेप्ट, ठीक है, कि एक सर्टन इनकम लिमिट से ऊपर है अगर ओबीसी में, अदर बैकवर्ड क्लासेस में, तो उनको जो है ये रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि जिनको मिलना चाहिए, ठीक है, ओबीसी में भी जो पिछड़े हुए हैं उनको, उन तक ये जो रिजर्वेशन पहुंच सके। और यहां पर ये कहा गया कि आपको एक कह लीजिए मेरिटोक्रेसी, क्योंकि एक कहा गया कि भाई सीधा सीधा आप एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएंगे, ये मेरिटोक्रेसी के बेसिक प्रिंसिपल, जो कि डेमोक्रेसी का एक बेसिक सिद्धांत है कि जो मेरिट में सबसे आगे है उसको मौका मिलना चाहिए। बट उन्होंने कहा कि मेरिटोक्रेसी और सोशल जस्टिस का एक बैलेंस आपको बिठाना पड़ेगा, और अपर जो रिजर्वेशन है वो भी 50% तक लिमिट कर दिया गया, इसीलिए 27%, तो 15% एससीज, 7.5% एसटीज एंड 27% ओबीसीज, तो 49.5% रिजर्वेशन, तो 50% जो है कैप रखा गया। तो इंदिरा साहनी जजमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है आपका एसआर बोम्मई केस 1994। अब देखिए एसआर बोम्मई जो है कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे, ठीक है जी, 88 से लेकर 89 तक जनता पार्टी, जनता दल से, जो अभी कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री बासवराज बोम्मई, उनके पिताजी, ठीक है, जो है एसआर बोम्मई, इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है, ठीक है, इनकी सरकार, गवर्नर जो हैं ये रिकमेंडेशन देते हैं और इनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं, सुप्रीम, काफ़ी समय तक ये केस चलता है, ठीक है, 94 में फाइनली इसकी जजमेंट आती है। ये जजमेंट जो है कह लीजिए काफ़ी लैंडमार्क जजमेंट मानी जाती है रिलेटेड टू आर्टिकल 356। देखो 356 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कस किया जा रहा था तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि ये जो आर्टिकल है, या कह लीजिए ये जो प्रोविजन है, ये एक डेड लेटर की तरह है और ये बिल्कुल लास्ट रिजॉर्ट में यूज होना चाहिए। बट हमने जब संविधान लागू हुआ तो ये देखा कि ये आर्टिकल लास्ट रिजॉर्ट नहीं, ये फर्स्ट रिजॉर्ट में यूज हो रहा था। मतलब ये आर्टिकल जो है बहुत ही कॉमनली यूज किया गया ओपोजिशन की सरकार को गिराने के लिए, या वहां पर जो है प्रेसिडेंट रूल लगाने के लिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या मेजर्स लिए ताकि इसको मिस यूज ना किया जाए। अब यहां पर यह कहा गया कि जो गवर्नर की रिपोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू के तहत आता है। अब यहां पर कोर्ट देखेगा कि मैलाफाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पर दो प्रोविजंस होते हैं, एक तो कि आपने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन, ठीक है, ये कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के ब्रेकडाउन है तो वहां पर प्रेसिडेंट रूल, या जिसको स्टेट इमरजेंसी कहा जाता है, वो लगाया जा सकता है, पर उसके प्रॉपर आपको बताना पड़ेगा, रीजंस देने पड़ेंगे कि क्या ऐसे कह लीजिए वहां पर ऐसा एक्ट हुआ, ओमिशन या कमीशन हुआ ऑफ सर्टन एक्ट्स, जिसमें आपको लगता है कि यहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन है और यहां पर अब बहुत जरूरी है प्रेसिडेंट रूल लगाना, ठीक है। तो ये चीज की गई। इसके अलावा एक ऑप्शन, मतलब कह लीजिए फ्लोर ऑफ द हाउस में अगर उनकी मेजॉरिटी चली गई है सरकार की, मतलब ये कहा गया कि भाई उनके पास मेजॉरिटी नहीं है इसलिए प्रेसिडेंट रूल लगाया गया, ठीक है, तो वो जो है फ्लोर ऑफ द हाउस पे मौका मिलना चाहिए। वो अगर मान लीजिए अपनी मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर पाते तो जाकर जो है आप प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हैं। तो मैलाफाइड इंटेंशन की बात की गई, प्रेसिडेंट रूल, तो उसके बाद जो है आप देखेंगे जो प्रेसिडेंट रूल है आर्टिकल 356 है वो बहुत रेयरली यूज हुआ, ठीक है, मतलब काफी उसकी फ्रीक्वेंसी जो है काफी कम हो जाती है 1994 के बाद, ठीक है। तो एसआर बोम्मई केस बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997। देखो ये केस भी काफी फेमस माना जाता है विशाखा गाइडलाइंस के रूप में। 1997 में बेसिकली यहाँ पर भंवरी देवी, ठीक है, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो कि वहाँ पर चाइल्ड मैरिज को लेकर के खिलाफ काम कर रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट के लेकर काम कर रही हैं। तो जो कह लीजिए ऑर्थोडॉक्स एलिमेंट्स हैं वो इस चीज़ से नाराज़ हैं, या कह लीजिए वो जो है जो कह लीजिए भंवरी देवी है उसका जो है सेक्सुअल असॉल्ट होता है, गैंगरेप होता है, और ये जो है यहाँ पर केस फर्दर सुप्रीम कोर्ट पहुँचता है। अब इस केस में जो है एड्रेस द वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है, वर्क प्लेस सेक्सुअल हरासमेंट। सो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट बहुत डिटेल्ड गाइडलाइंस इशू करती है और ये कहती है कि ये गाइडलाइंस लागू रहेंगी जब तक कि एक प्रॉपर कानून नहीं बनाता पार्लियामेंट,
ठीक है जी। सो सुप्रीम कोर्ट इशूड विशाखा गाइडलाइंस फॉर इमीडिएट प्रिवेंशन एप्लीकेबल टू एम्प्लॉयर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। इसमें यहां तक कहा गया कि जो ऑफिस में महिलाएं काम कर रही हैं वही सिर्फ इसमें नहीं आती, इवन जो कस्टमर या क्लाइंट वहां पर आ रहा है, ठीक है, वो महिला है, वो भी, क्योंकि वो एक वर्क प्लेस है, वहां पर हर महिला, ठीक है, वो बेशक एम्प्लॉय है, बेशक वो क्लाइंट है, बेशक वो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है, परमानेंट एम्प्लॉय है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो है गाइडलाइन सब पर लागू होंगी। ट्रीटेड एज अ लॉ अंटिल फॉर्मल लेजिस्लेशन इनेक्टेड, ठीक है। तो ये बहुत बहुत लैंडमार्क जजमेंट जो है उस समय की मानी जाती है। नेक्स्ट आता है समाथा एंड स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 1997। ये पर्टिकुलर जजमेंट जो है रिलेटेड टू द ट्राइबल राइट्स, ट्राइबल लैंड राइट्स को लेकर। अब यहां पर ये है आपका आंध्र प्रदेश का केस। आंध्र प्रदेश सरकार जो है क्या करती है, माइनिंग की लीज देती है शेड्यूल एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में टू द प्राइवेट कंपनीज। अब यहां पर जो है ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये सारे के सारे माइनिंग लीज ऑपरेशंस जो हैं इसको इलीगल डिक्लेयर किया जाता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है, और ये कहा जाता है कि जो फॉरेस्ट ट्राइबल लैंड है, ठीक है, वो शेड्यूल्ड एरियाज में, ट्राइबल एरियाज में, ठीक है, जो आपका शेड्यूल 5 है और शेड्यूल 6 है, ठीक है, शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6। शेड्यूल 5 में आपके 10 स्टेट्स के शेड्यूल एरियाज आते हैं और शेड्यूल 6 में जो है 4 स्टेट्स के शेड्यूल एरियाज आते हैं, ठीक है। उनको जो है लीज पे नहीं दिया जा सकता टू प्राइवेट और द नॉन ट्राइबल एंटिटीज फॉर इंडस्ट्रियल यूज, ठीक है। तो ये सीधा सीधा क्योंकि ये कहा गया कि जो ट्राइबल्स हैं वो, क्योंकि बड़ी कंपनीज के सामने उनकी से बहुत कम है, उनकी आवाज बहुत कम है, और यहां पर उनके ट्राइबल लैंड्स को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, जो कि कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीजन भी है नक्सलिज्म के फैलने का। तो ये सीधा सीधा यहां पर बात की गई, परमिटेड ओनली फॉर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स। तो ये जो ट्राइबल लैंड होगी, शेड्यूल एरियाज में लैंड होगी, या तो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के पास रहेगी या ट्राइबल कम्युनिटीज के पास रहेगी। और इसमें इवन ग्राम सभा, जो ग्राम सभा, क्योंकि देखो इससे पहले और भी आपको समझना है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 73rd एंड 74th 1992, तो 73rd में पंचायती राज की बात की गई। अब 1995 में पेसा आता है, पंचायती राज एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट 1995, मतलब शेड्यूल एरियाज, ट्राइबल एरियाज में भी पंचायती राज के जो प्रोविजंस हैं उनको एप्लीकेबल किया जाएगा। अब इस पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में ग्राम सभा बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राम सभा क्या है, जिसमें 18 साल से ऊपर जो भी वोटर्स हैं वो सारे कंस्टिट्यूट होते हैं, और जो इंपॉर्टेंट डिसीजन है वो ग्राम सभा लिया जाएगा, जिसको हम सीधा सीधा कह सकते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी, जिसमें सारे लोग मिलकर एक कलेक्टिव डिसीजन ले रहे हैं। तो ये कहा गया कि जो भी इस तरीके के डिसीजंस होंगे वो आइडियली ग्राम सभा को लेने चाहिए। ग्राम सभा की पावर्स को रिकॉग्नाइज किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दिस जजमेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है एल चंद्रा कुमार केस 1997, अगेन वेरी हिस्टोरिक जजमेंट। अब ये आपकी रिलेटेड थी अगेन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में जो है ट्राइब्यूनल्स को ऐड किया गया। आर्टिकल 323A की बात की गई, 323A 323B, ठीक है, जिसमें ट्राइब्यूनल्स को ऐड किया गया। फाइनली जो है 1985 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी हैं, उसको लेकर एक एक्ट बनाया जाता है, ठीक है। अब ये ट्राइब्यूनल्स का कंसेप्ट क्या है, ठीक है, ट्राइब्यूनल्स का कंसेप्ट ये है कि कोर्ट का लोड जो है वो कम किया जा सके। बहुत सारे आज के समय हम बात करें तो 4 करोड़ से ज़्यादा केसेस पेंडिंग है अलग अलग कोर्ट्स में। तो ये जो मिलियंस ऑफ केसेस आर पेंडिंग इन द कोर्ट्स, इट शुड बी रिड्यूस्ड। और ट्राइब्यूनल्स में क्या होगा, जुडिशियल ऑफिसर्स भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स भी हैं, ठीक है, जो स्पेशलिस्ट हैं उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो वो मिलकर जो है केस को तय करेंगे। अब इसमें ये कहा गया कि ये जो ट्राइब्यूनल्स के द्वारा जो भी डिसीजन होगा वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और मतलब जुडिशियल रिव्यू की पावर नहीं है। अब ये कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये इसलिए किया गया था ताकि कोर्ट्स का जो पेंडेंसी है वो कम किया जा सके, पर यहां पर एल चंद्रा कुमार केस में कहा गया कि नहीं, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है टू जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, उनका डिसीजन ठीक है, बट अगर मान लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट कह लीजिए संविधान को लेकर, बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर वायलेशन होता है तो वो कोर्ट में जा सकता है, मतलब रिव्यू कर सकता है। कुल मिला के तो एक तरीके से ट्राइब्यूनल्स के ऊपर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट को रख दिया गया, ठीक है। ये कहा गया
कि आप जो है आर्टिकल 32 टू 26 को जो पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू है और जो रिट पिटीशन दी गई है 32 में सुप्रीम कोर्ट को, 226 में हाई कोर्ट को, ये आप उनसे छीन नहीं सकते हैं। और कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि इसकी वजह से जो ट्राइब्यूनल्स थे वो प्रैक्टिकली इनइफेक्टिव हो गए। ठीक है, वो क्रिटिसाइज भी करते हैं, वो क्रिटिसाइज इसलिए करते हैं क्योंकि ट्राइब्यूनल्स बनाए ही इसलिए गए थे कि लोड कम हो सके। अब इस केस में क्या हुआ कि उल्टा जो है लोड सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का और बढ़ गया। मतलब पहले नॉर्मल केस आ रहे थे, अब ट्राइब्यूनल के बाद फिर दोबारा से जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2000। दो केस हैं इसमें, लिली थॉमस एक 2013 का भी केस है, ठीक है, तो उसको भी देखेंगे। सो ये केस क्या कहता है, सेकंड मैरिज, देखो ये इंडिया में ये कई जगह हम इस तरीके के केस देखते हैं कि हिंदू जो व्यक्ति है, ठीक है, मैन शादी करने के लिए दूसरी शादी, देखो हिंदू लॉज में जो है बाइगेमी अलाउड नहीं है, ठीक है जी, या बाइगेमी या कहीं तो पॉलीगेमी अलाउड नहीं है, दो या उससे ज़्यादा शादियां आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब यहाँ पर जो मुस्लिम लॉ है उसमें अलाउड है। तो यहाँ पर क्या किया गया कि हिंदू जो व्यक्ति है, जैसे जीसी घोष थे, अब वो दूसरी शादी करने के लिए सो दे ही लाइक कन्वर्टेड टू इस्लाम, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि ये वॉइड है, ठीक है, वॉइड इफ फर्स्ट मैरिज नॉट डिसॉल्व्ड अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, और दूसरा ये कहता है कि कन्वर्जन सिंपली टू अवॉइड द लॉज ऑफ द लैंड, ठीक है, आप सिर्फ कन्वर्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लॉज ऑफ द लैंड को बाईपास करना चाहते हैं, लूप होल्स हैं एक तरीके से, और इस तरीके से जो है मिस यूज कर रहे हैं आप लॉज ऑफ द लैंड को, ये भी गलत है। तो इस चीज के बारे में भी यहां पर इस पर्टिकुलर जजमेंट में कहा गया। नेक्स्ट आता है IR कॉलो वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007। अब देखो इसमें क्या है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट अगेन 9th शेड्यूल का कंसेप्ट है यहाँ पर। 9th शेड्यूल में कहा गया कि जो कानून उसमें जाएंगे तो जुडिशियल रिव्यू के तहत नहीं आते हैं। अच्छा, अब क्या करते हैं, 24 अप्रैल 1973 से पहले के लॉज जो है चैलेंज नहीं होंगे। अब तमिलनाडु सरकार जो है रिजर्वेशन देने के लिए जो है उसमें अमेंडमेंट करता है, मतलब 9th शेड्यूल में कानून को ऐड करता है, ठीक है। अब यहां पर इस पर्टिकुलर जजमेंट में, दो हमने वमन राव केस में भी देखा था, बट इस पर्टिकुलर जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि अगर 9th शेड्यूल में जो कह लीजिए लॉ ऐड किया गया था 24 अप्रैल 1973 से पहले, मतलब केशव नंदा भारती जजमेंट से पहले, वो जो कह लीजिए केस में सॉरी लॉ में अगर कोई अमेंडमेंट होता है या उसमें कोई डिलीशन एडिशन जो है कुछ भी होता है उसमें, या कुछ भी मॉडिफिकेशन होता है अगर सिंपली कहें, तो वो जो है आपका जुडिशियल रिव्यू के तहत आएगा, क्योंकि वो 24 अप्रैल 1973 के बाद हुआ है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट अफर्म्ड लॉज इन द 9th शेड्यूल कैन स्टिल बी रिव्यूड एंड चैलेंज्ड इन कोर्ट, लिस्ट लॉ इम्यून फ्रॉम द लीगल चैलेंज। अब ये कहा गया कि जैसे मैंने आपको बताया कि अमेंडमेंट्स या एडिशन कोई भी होती है उसमें, वो भी जुडिशियल स्क्रूटनी के तहत आएगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते नहीं ये कानून, देखो कैसे इसको मिस इंटरप्रेट किया गया कि ये कानून तो जी 24 अप्रैल 1973 से पहले ऐड था, तो हम तो वही कानून को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और वो जुडिशियल रिव्यू के तहत आता नहीं है, ठीक है, क्योंकि वमन राव जजमेंट में कहा था, ठीक है, इसलिए हम उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, चालाकी नहीं चलेगी, ठीक है, क्योंकि ये अमेंडमेंट हो रही है, वो कानून वो नहीं है, इसमें बदलाव हो गया, ठीक है, तो वो जुडिशियल रिव्यू के तहत आएगा। जुडिशियल रिव्यू की पावर पार्ट एंड पार्सल ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आता है पीडोफिलिया केस 2011, ठीक है जी, इसको डंकन ग्रांट एंड एलन वाटर्स केस भी कहा जाता है। बेसिकली ये जो दो व्यक्ति हैं ये यूके नेशनल्स हैं, ठीक है, ये बॉम्बे में जो है कह लीजिए करेक्शन होम में, वहाँ पर जो मेल चाइल्ड हैं, ठीक है जी, जो कि कह लीजिए माइनर हैं, उनका सेक्सुअल असॉल्ट करते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट रीइंस्टेट करता है 6 ईयर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट फॉर 2 यूके नेशनल्स इन पीडोफिलिया केस, ओवरटर्निंग बॉम्बे हाई कोर्ट एक्यूटल। अब ये कहा गया कि जो सेक्सुअल एब्यूज है बच्चों का वो एक बहुत सीरियस क्राइम है। अब ये कह लीजिए उसके बाद आपका पॉस्को एक्ट भी आता है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस
विद द चिल्ड्रन, उस पर्टिकुलर एक्ट को भी लाया था जिसमें स्पेसिफिकली चाइल्ड क्राइम्स की बात की गई है। तो ये एक जजमेंट मानी जाती है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि बच्चों के साथ, ठीक है, माइनर के साथ, मेल और फीमेल, ठीक है, जेंडर न्यूट्रल है, उसमें जो है किसी भी तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो एक सीरियस हीनियस क्राइम है, ठीक है, एंड इट शुड बी डेल्ट लाइक सच। नेक्स्ट आता है अरुणा शॉनबॉग केस 2011, ठीक है। अरुणा शॉनबॉग केस जो है ये इसको पैसिव यूथनेशिया के रूप में देखा जाता है। इसमें जो है पैसिव यूथनेशिया, ठीक है जी, ये जो केस है इसमें एक पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है, इसमें आर्टिकल 14 की बात की गई, आर्टिकल 21 की बात की गई। बेसिकली यहाँ पर जो अरुणा शॉनबॉग हैं एक नर्स हैं, ठीक है जी, इनके साथ जो है एक सेक्सुअल असॉल्ट होता है, जो हॉस्पिटल का वार्ड बॉय है वो करता है, और उसके बाद ये 42 साल तक, ठीक है, लगभग ये वेजिटेटिव स्टेट में रहती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कोर्ट में केस फाइल किया जाता है क्योंकि ये वेजिटेटिव स्टेट में है, शी कैन नेवर रिकवर। तो ये एक अपने आप में पूरा का पूरा पेनफुल प्रोसेस है, और इनको जो है यूथनेशिया, ठीक है, जिसको राइट टू डाई आप कह सकते हैं, जो है वो इनका होना चाहिए, और जो भी इनको कह लीजिए लाइफ सपोर्ट दिया गया है इतने सालों से वो विड्रॉ कर लेना चाहिए। अब बहुत सारे कह लीजिए जो हॉस्पिटल का स्टाफ था वो ये कहता था कि जी नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इनकी सेवा कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। तो पर यहाँ पर एक नया कह लीजिए एक जो है जाता है आपका केस पैसिव यूथनेशिया को लेकर। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी है, परमिटिंग पैसिव यूथनेशिया विद द स्पेसिफिक गाइडलाइंस, ठीक है। पैसिव यूथनेशिया की बात यहाँ पर की गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पैसिव यूथनेशिया विद स्पेसिफिक गाइडलाइंस। यहाँ पर कहा गया कि मेडिकल बोर्ड बनेगा, ठीक है, मेडिकल बोर्ड जो है प्रॉपर जो है जांच करेगा, रिकमेंडेशंस देगा, और वो एक सीनियर जो कमेटी होगी वो बताएगी कि ये रिकवर नहीं हो सकता, बाय ऑल पॉसिबल मीन्स रिकवर नहीं हो सकता, और इनसे जो है सपोर्ट विड्रॉ की जा सकती है। केस प्रॉम्प्टेड बाय अरुणा शॉनबॉग 42 ईयर वेजिटेटिव स्टेट स्पार्किंग यूथनेशिया लॉ रिफॉर्म इन इंडिया। तो एक्टिव यूथनेशिया अलाउड नहीं है, पैसिव यूथनेशिया मतलब प्रॉपर बोर्ड बैठेगा, फैमिली की सब जो है कंसेंट ली जाएगी, उसके बाद जो है लाइफ सपोर्ट सिस्टम विड्रॉ किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बात की गई, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लाइफ में राइट टू डाई की भी बात की गई, ठीक है। तो वहाँ पर ये बात कही गई कि जो सुसाइड है, ठीक है, जिसमें कि कोई व्यक्ति अपनी खुद जान लेता है, वो बिल्कुल भी ये भी क्या कि राइट टू सुसाइड हो सकता है, ये भी चर्चा हुई, तो ये कहा कि ये बिल्कुल भी उसमें नहीं आता है, ठीक है। राइट टू लाइफ में ये एक बहुत ही स्पेसिफिक केस है, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस में ही ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है नोटा जजमेंट, नन ऑफ द अबव, ठीक है जी, जजमेंट इंट्रोड्यूस नोटा, नन ऑफ द अबव ऑप्शन फॉर इंडियन वोटर्स। इसको ऑफिशियली जो है कहा जाता है पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2013 का ये केस है। बेसिकली क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, या इसको हम सिंपली कहें तो रिफॉर्म्स, ठीक है, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के रूप में हम इसको देख सकते हैं, ठीक है जी। अब ये जो रिफॉर्म्स है, इलेक्शन रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, इसमें ये कहा गया कि जो बहुत सारे कैंडिडेट्स खड़े हो रहे हैं अलग अलग पार्टीज़ के, कई बार हम मतलब एक जनरल कंटेक्स्ट में बात की जाती है कि सारे के सारे कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट अच्छा नहीं है, तो उस केस में जो वोटर्स हैं उनके पास एक ऑप्शन होनी चाहिए कि वी डोंट लाइक एनी ऑफ द कैंडिडेट, तो वहाँ पर एक नोटा का बटन जो है आखिरी में होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। दैट मीन्स हमें कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। और इस बार जब मैं ये कह लीजिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2024 में, जुलाई 2024 में, जून 2024 में हमने इंडिया के पार्लियामेंट के इलेक्शन के रिजल्ट देखे, उसमें इंदौर सीट जो है, मध्य प्रदेश में जो इंदौर सीट है, वो उसमें हिस्टोरिक 1.5 लाख वोट, मोर देन 1.5 लाख वोट्स जो हैं नोटा को पड़े, ठीक है। तो ये बहुत ही हिस्टोरिक रहा, और पहली बार ऐसा हुआ कि किसी भी कह लीजिए सीट पर 1.5 लाख वोट जो हैं लोगों ने नोटा को, मतलब 1.5 लाख लोगों ने कहा कि हमें कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। आगे चलते हैं, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। तो यहाँ पर बेसिकली ये कहा गया कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है वोटर का कि उसको अगर कोई कैंडिडेट नहीं पसंद तो वो नोटा दबा सकता है। अगर मान लीजिए
अभी ऐसा नहीं हुआ है कभी, बट अगर मान लीजिए मेजॉरिटी वोट आता है तो दोबारा इलेक्शंस होंगे, ठीक है। Supreme Court ruled that any MLA, MLC, MP convicted of a crime with a minimum 2-year imprisonment would immediately cease to be a member of the House. Again, इंडियन जुडिशियल सिस्टम को किस तरीके से मिसयूज किया गया उसका एक बहुत अच्छा जजमेंट ये माना जाता है। जनरली अगर मान लीजिए किसी भी जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कैसे रोका जा सकता है, तो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए एक बहुत हिस्टोरिक जजमेंट माना जाता है। कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी व्यक्ति रादर अगर उसको कोई भी कह लीजिए सजा होती है लोअर कोर्ट में और उस सजा वो 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो वो जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकता। और वो इफ ही और शी इज ए एमएलए, एमएलसी, एमपी, तो वो ही और शी सीज टू बी एमपी, एमएलए या एमपी, ठीक है। तो यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि जनरली पहले क्या होता था कि अगर मान लीजिए कोई केस सजा हुई तो वो अपील होगा, ठीक है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज में के पास में, या फिर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो इस केस में क्या होता है कि जी जो भी कह लीजिए उनको सज़ा दी गई है उस पर स्टे लग गया तो मतलब अब जो है किसी भी तरीके से वो उनकी सीट को कोई खतरा नहीं है। अब केस लाइक इट विल गो एंड ऑन, ठीक है, तब तक उनका टेन्योर पूरा हो जाएगा। तो इस चीज को रोकने के लिए ये कहा गया कि अगर 2 साल से ज्यादा, इवन इफ आपके पास राइट टू अपील है, ठीक है, आपके पास राइट टू अपील है, आप हायर कोर्ट पे अपील कीजिए, बिल्कुल कीजिए, ठीक है, वो आपका अधिकार है, पर आपको सीट छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। आपको 2 साल से ज्यादा की अगर सजा हो गई, इसके अलावा 6 साल तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। मतलब मान लो 3 साल की सजा हुई है तो 3 साल की सजा, ठीक है, वो और प्लस 6 साल का आप जो है इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो ये एक बहुत हिस्टोरिक जजमेंट। इसके बाद जो है बहुत सारे पॉलिटिशियंस के साथ हमने ये कह लीजिए देखा है। रिसेंट इसका एक एग्जांपल दे देता हूँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, ठीक है, तो उनको जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर जजमेंट, ठीक है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकने के लिए एक बहुत हिस्टोरिक जजमेंट माना जाता है। नेक्स्ट आता है निर्भया केस 2014 में, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट। देखिए ये पर्टिकुलर जो केस होता है दिसंबर 2014 में दिल्ली में, जिसमें एक लड़की अपने फ्रेंड के साथ जा रही है और बस में जो है उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट होता है। 4 कह लीजिए लोग हैं, उसमें एक माइनर भी है। और ये पर्टिकुलर केस के बाद प्रैक्टिकली कहें तो पूरा भारत जो है सड़कों पर था, बहुत ज़्यादा रोष, नॉट जस्ट इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड इस चीज़ को लेकर देखने को मिलता है। उसके बाद क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट की जाती है, इंट्रोड्यूस चेंजेस टू द डेफिनेशन ऑफ पेनल्टीज रिलेटेड टू द सेक्सुअल ऑफेंसेस। उसके बाद आपका प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012 में डिफाइन किया गया, एड्रेस किया गया सर्टन एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, क्योंकि जो कह लीजिए आपका जैसे मैंने आपको बताया कि जो 4 कन्विक्ट थे, ठीक है, एक्यूज, फाइनली वो दोषी पाए गए। 4 कन्विक्ट में से एक कन्विक्ट जो है, क्योंकि वो माइनर था तो वो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आ गया और उसको 3-4 साल का जो है जुवेनाइल करेक्शन होम में रखा गया और उसके बाद उसको छोड़ दिया गया, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इसमें बदलाव भी किया गया। ये कहा गया कि 16 से 18 साल, क्योंकि इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, 16 से 18 साल का कह लीजिए जो एज ग्रुप है उसमें कह लीजिए जो चाइल्ड है वो मैच्योर हो जाता है। और अगर वो कोई हीनियस क्राइम करता हुआ पाया जाता है तो उसके केस को अगर सर्कमस्टांसिस, ऑब्वियसली उसको लेकर पूरा का पूरा एक प्रोसीजर है, ठीक है, एक काउंसलर बैठता है, उसकी रिपोर्ट आती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद अगर कोर्ट ठीक पाती है तो उसका जो ट्रायल है वो एक मेजर की तरह चलेगा, ठीक है, उसको सजा हो सकती है। अब इसको लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, इसको ओके किया। एंड अमेंडमेंट्स अफेक्टेड इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन पिनल कोड टू स्ट्रेंथन लॉज अगेंस्ट द सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो ये कहा गया कि जो भी एग्रेवेटेड और हीनियस क्राइम्स हैं वो उस केस में 16 से 18 साल के बच्चों को भी सजा हो सकती है। नेक्स्ट आता है नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड यूनियन ऑफ इंडिया 2014 केस। ये जो पर्टिकुलर रिकॉग्नाइज करता है ट्रांसजेंडर
पर्सन्स को एज अ थर्ड जेंडर, ये जो है आपका केस है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी अलॉन्ग विद द अदर पिटिशनर्स इंक्लूडिंग लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, दैट इज अ ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट। सो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इंस्ट्रक्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्योंकि यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके राइट्स को रिकग्नाइज किया गया। पहले लिखा जाता था मेल, फीमेल, अदर्स, अब ये कहा गया थर्ड जेंडर। ठीक है, यहाँ पर थर्ड जेंडर को बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया गया और इवन जो है सरकार को डायरेक्शन दी गई कि यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनको रिजर्वेशन इन एजुकेशन, जॉब और अदर एरियाज फॉर ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स होना चाहिए। और इसके बाद जो है बाकायदा पार्लियामेंट के द्वारा कानून लाया जाता है 2017 में, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रिपल तलाक जजमेंट 2017। अब यहाँ पर शायरा बानो, ठीक है, तो प्लीज डोंट कंफ्यूज विद द शाह बानो एंड शायरा बानो। ठीक है, दिस इज शायरा बानो। ठीक है, शायरा बानो वर्सेस यूनियन एंड अदर्स। ठीक है, ये जजमेंट 3-2 की रेशो में आती है और सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट में जो है ये कह लीजिए कहती हैं कि ये जो सरकार ने ट्रिपल तलाक को बैन किया है, ठीक है, तलाक़ बिद्दत बेसिकली, ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि ये सीधा सीधा जो रिलीजियस राइट्स हैं आर्टिकल 25 to 28 उसका वायलेशन है। यहाँ पर कोर्ट ये कहता है कि जी नहीं, मेजॉरिटी ओपिनियन ये कहता है कि ये जो है आपका एक बैलेंस, कोई भी लॉ जो खासकर रिलीजियस राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं है, उस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं और साथ में जो है यहाँ पर राइट्स ऑफ वुमेन की बात की गई है। ठीक है, तो ट्रिपल तलाक को जो कह लीजिए जो बैन लगाया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट ओके करता है एंड विच अलाउड मुस्लिम वुमेन टू यूनिलेटरली डिवोर्स देयर वाइफ्स बाय सेइंग तलाक थ्री टाइम्स विदाउट प्रोवाइडिंग द मेंटेनेंस और एलिमनी। ठीक है, तो इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ओके करता है। ठीक है, सीधा सीधा वो आर्टिकल 14 की बात करता है, 1921 की बात करता है और ये कहता है कि रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं। ओके, नेक्स्ट आता है राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी दैट इज पुट्टास्वामी जजमेंट भी इसको कहा जाता है। तो पुट्टास्वामी जो हैं वो जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी कर्नाटका हाई कोर्ट के जज थे, रिटायर। वो कोर्ट में कह लीजिए केस करते हैं और कहते हैं कि जो आधार लाया गया है, ठीक है, आधार एक्ट पास किया गया है वो सीधा सीधा जिसमें कहा गया आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएंगे, आई का स्कैन लिया जाएगा। ठीक है जी, ये जो है आपका राइट टू प्राइवेसी का हनन है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी का वायलेशन है, राइट टू प्राइवेसी। तो ये सीधा सीधा पुट्टास्वामी जजमेंट कही जाती है, बहुत हिस्टोरिक जजमेंट। इसमें राइट टू प्राइवेसी को इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट कहा गया अंडर आर्टिकल 21। ये कहा गया कि ये प्राइवेसी का राइट जो है, क्योंकि जब हम 21 की बात करते हैं तो डिग्निफाइड लाइफ की बात करते हैं, तो एक प्राइवेट लाइफ, क्योंकि आज के समय पर सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है, तो आपकी प्राइवेट लाइफ का आपका राइट है वो आपका एक इम्प्लाइड फंडामेंटल राइट है विच द गवर्नमेंट कैन नॉट टेक। तो यहाँ पर अफर्म द राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बट आधार को ओके किया गया। ठीक है, आधार को ये कहा गया कि उसमें सिक्योरिटी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है किसी भी तरीके से किसी की जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो एक्वायर नहीं कर, मतलब एक्सेस नहीं करेगी विदाउट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर। और यहाँ पर वो सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए है, एक इम्पॉर्टेंट है। सो बोथ आर डिफरेंट, बट हाँ यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो राइट टू प्राइवेसी को एक आपका फंडामेंटल राइट के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया बाय द सुप्रीम कोर्ट। पुट्टास्वामी जजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है रिपीलिंग सेक्शन 377। ठीक है जी, तो सेक्शन 377 को सुप्रीम कोर्ट ने जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया, जिसमें कि बेसिकली LGBTQ कम्युनिटी को लेकर है। ठीक है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट बिटवीन द अडल्ट्स ऑफ द सेम सेक्स। ठीक है, बिटवीन द अडल्ट्स ऑफ द सेम सेक्स। ये जजमेंट दी गई नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, अब ये जजमेंट सिर्फ यहीं पे नहीं है, 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑलरेडी इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया था नाज फाउंडेशन केस में, बट 2013 में सुप्रीम कोर्ट फिर इसको जो है रिक्रिमिनलाइज करता है इन द सुरेश कुमार कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन रिक्रिमिनलाइजिंग सच एक्ट्स। फिर दोबारा से कह लीजिए 2018 में, मतलब 2009, 13 फिर 13 में हटा दिया गया, फिर रिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, फिर 18 में फिर डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। और अगर मैं इसमें और ऐड करूं, जो अभी 1 जुलाई 2024 से नए कानून, 3 नए कानून आए हैं, उसमें आपका जो सेक्शन 377 या कह लीजिए जो कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट बिटवीन अडल्ट ऑफ सेम सेक्स, इसको रखा ही नहीं गया, मतलब वो रिपील ही कर दिया गया है। ठीक है, तो ये डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया था और नए कानून में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है।
ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप ऐसे समझ के चलो कि अगर कोई कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्ट है बिटवीन द अडल्ट्स ऑफ द सेम सेक्स तो वो जो है अब वो क्रिमिनलाइज नहीं है, मतलब वो क्रिमिनल एक्ट नहीं माना जाएगा, ठीक है, आज के समय पर। तो ये भी कह लीजिए LGBTQ कम्युनिटी राइट्स को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट मानी जाती है। तो ये था आज का सेशन। थैंक यू सो मच। आई होप आज के सेशन में बहुत सारी जो है आपको नॉलेज, बहुत सारा कंटेंट मिला होगा, बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। मैंने थोड़ा सा पॉलिटिकल कंटेक्स्ट भी बताने की कोशिश करी साथ साथ में, और क्या हुआ उसको लेकर वो भी डिस्कस किया, बैकग्राउंड क्या था अलग अलग केसेस का वो भी डिस्कस किया। So that's all from my side, and if you like the session, please do share also, because that gives us motivation to create such more content. Thank you so much. जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए।